नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। अदालतों से इस समय अजीब अजीब फैसले आ रहे हैं। एक नया फैसला आया है 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की बेंच ने, ये बेंच थी जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस R मोहन की, उन्होंने जो फैसला दिया है उससे एक संवैधानिक संकट की स्थिति पैदा हो सकती है या उसके आसार हो सकते हैं। दूसरा, इस बात पर भी एक विवाद खड़ा हो सकता है और इस बात को लेकर प्रश्न खड़े हो सकते हैं कि जो शक्तियों का बंटवारा है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच में, क्या उनको फिर से रिविजिट करने का समय आ गया है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों में हस्तक्षेप कर रहा है, जिस तरह से वो लगातार इंक्रोचमेंट कर रहा है उनकी शक्तियों का, उसके बाद ये सवाल और ज़्यादा मौजू हो जाता है और ज़्यादा प्रासंगिक हो जाता है। ये फैसला पहले तो जान लीजिए कि किस बारे में है। आपको मालूम है कि तमिलनाडु के गवर्नर और तमिलनाडु की राज्य सरकार के बीच में लंबे समय से एक विवाद चल रहा था कि विधानसभा से जो प्रस्ताव पारित हुए यानी विधेयक पारित हुए, उनको गवर्नर ने रोक रखा था और लंबे समय तक रोकने के बाद राष्ट्रपति को भेज दिया। राष्ट्रपति के यहाँ से भी कोई फैसला नहीं हुआ। अब देखिए, जो गवर्नर है वो विधानसभा का विधायिका का हिस्सा होता है। जो विधायिका बनती है वो अगर जो है वहाँ पर बाईकैमरल हाउस है तो दोनों हाउसेस, और बाईकैमरल नहीं है तो फिर विधानसभा और राज्यपाल ये मिलकर जो है विधायिका बनते हैं। क्योंकि विधानसभा कोई प्रस्ताव विधेयक पास करती है, वो भेजती है राज्यपाल के पास। राज्यपाल जब उसको मंजूरी देते हैं, उस पर अपने दस्तखत करते हैं, तब वो कानून बनता है। इसी तरह से व्यवस्था है राष्ट्रीय स्तर पर कि संसद के दोनों सदनों और राष्ट्रपति को मिलाकर संघ बनता है, यानी भारत बनता है। तो संसद के दोनों सदनों से जो प्रस्ताव विधेयक पास होता है वो राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए जाता है। राष्ट्रपति उसको अगर मंजूरी दे देते हैं तभी वो कानून बनता है। तो इसलिए राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों विधायिका का हिस्सा है। ये हमारी संवैधानिक व्यवस्था है। संविधान में एक अनुच्छेद है 143 जिसमें ये अधिकार है राष्ट्रपति को कि कोई संवैधानिक मामला हो, कानूनी मुद्दे पर कोई संवैधानिक मामला बनता हो अगर, तो राष्ट्रपति उच्च न्यायालय से उस पर सलाह मांग सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट उस पर जो सलाह देगा वो राष्ट्रपति के लिए या सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होगी। यानी उसको मानना ज़रूरी नहीं कि सरकार उसको माने या राष्ट्रपति उसको माने, क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के नाम से ही सरकार या कहें कि कार्यपालिका को चलाते हैं, शासन को चलाते हैं, सरकार को चलाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो ये नया फैसला आया है उसमें पहली बार भारत के इतिहास में संविधान बनने के बाद से यानी 75 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को रिट मैंडेमस जारी किया है और राज्यपाल को भी किया है। रिट मैंडेमस जो है एक तरह का ये न्यायिक आदेश होता है, न्यायिक निर्णय होता है जो बाध्यकारी होता है, लेकिन ये जारी किया जाता है लोअर कोर्ट्स के लिए, जो अथॉरिटीज़ हैं, दूसरी लोकल अथॉरिटीज़ हैं, और सरकारी कर्मचारियों के लिए, अधिकारियों के लिए। राज्यपाल और राष्ट्रपति इससे इम्यून होते हैं। उनको संविधान में इम्यूनिटी मिली हुई है किसी भी कानूनी कार्रवाई से या किसी भी कानूनी आदेश से, चाहे वो हाई कोर्ट हो, दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति और राज्यपाल को कोई समन जारी नहीं कर सकते, उनसे पूछताछ नहीं कर सकते, उनके फैसलों की जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं हो सकती है। लेकिन इस मामले में राष्ट्रपति को न केवल रिट मैंडेमस जारी किया है और राज्यपाल को, बल्कि एक तरह से संविधान में संशोधन भी किया है। ये ठीक है कि कार्यपालिका को, जो कहा है इस बेंच ने, कार्यपालिका को न्यायिक निर्णय करने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन न्यायपालिका को भी विधायी निर्णय करने का या संविधान में संशोधन करने का अधिकार नहीं है।
संविधान में संशोधन सिर्फ और सिर्फ संसद कर सकती है। लेकिन इस फैसले के जरिए एक तरह से आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान में संशोधन का प्रयास किया है, बल्कि अगर ये मान लिया गया, सरकार ने मान लिया, तो संविधान में संशोधन ही होगा। आर्टिकल 200, 200 और आर्टिकल 201, ये 2 आर्टिकल हैं जो राज्यपाल और राष्ट्रपति के अधिकारों से संबंधित है। इसके तहत राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों को लीगल इम्यूनिटी मिली हुई होती है। इसीलिए आप देखते हैं कि जब तक इस पद पर रहते हैं ये, इनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चल सकता। पद से हटने के बाद ज़रूर चल सकता है। अब सवाल ये है कि क्या किया है सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा है कि 3 महीने के निर्देश दिया है राज्यपाल और राष्ट्रपति को कि विधानसभा से पास होकर राज्य सरकार कोई विधेयक भेजती है तो 3 महीने के अंदर उस पर फैसला दें। 3 विकल्प हैं उनके सामने, वो उसको मंजूर कर सकते हैं, वो उसको जो है अदालत को विचार के लिए भेज सकते हैं। आर्टिकल 143 के तहत ये राज्यपाल को ये अधिकार नहीं है, केवल राष्ट्रपति को है, या उसे नामंजूर कर सकते हैं। लेकिन नामंजूर करेंगे तो उनको बताना पड़ेगा कि ये संवैधानिक क्यों नहीं है। तो ये जो है, ये अधिकार चूँकि सरकार या राज्यपाल या राष्ट्रपति के पास नहीं है, पीठ ने कहा है कि उनके पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसके आधार पर वो तय कर सके कि ये मामला संवैधानिक है या गैर संवैधानिक। अब आर्टिकल 143 में ये विवेकाधीन है राष्ट्रपति के कि वो किस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की सलाह लें, किस पर नहीं लें। लेकिन इस फैसले में कहा गया है कि राष्ट्रपति को ऐसे मामलों में जब राज्यपाल या राष्ट्रपति ये तय करें कि ये विधेयक जो है वो संवैधानिक नहीं है, तो उन्होंने एक तरह से मैंडेटरी, एक तरह से आवश्यक बना दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट से कानूनी सलाह लें ही। इससे पहले ये स्थिति नहीं थी। तो ये राष्ट्रपति और राज्यपाल के अधिकारों को एक तरह से जो संविधान में दिए गए हैं उस संवैधानिक व्यवस्था में संशोधन की कोशिश है, इसके जरिए किया गया है। अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी ने कहा है कि राष्ट्रपति के बारे में फैसला दिया गया है, लेकिन राष्ट्रपति का पक्ष नहीं सुना गया। अब आप देखिए किस तरह से क्या हो रहा है कि राष्ट्रपति के बारे में, उनके अधिकारों के बारे में, संविधान में जो उनको अधिकार मिले हुए हैं उन अधिकारों पर आप लगाम लगा रहे हैं और उनका पक्ष भी नहीं सुन रहे हैं। जो लगाम लगाने का आपको अधिकार ही नहीं देता संविधान। संविधान निर्माताओं ने इस बात को खुला छोड़ा कि ये समय सीमा क्या होगी, कितनी समय सीमा में राज्यपाल को या राष्ट्रपति को फैसला करना होगा। तो जाहिर है कि उन्होंने कुछ सोच समझ कर छोड़ा होगा। वो ऐसे नासमझ लोग तो थे नहीं कि जो ये कल्पना नहीं कर सकते थे कि इसको लंबे समय तक रोका जा सकता है। और अगर ये 3 महीने का टाइम पीरियड लागू होता है, ये बंधन लागू होता है, तो 3 महीने में अगर फैसला नहीं होता तो वो अदालत के पास आ जाएगा। या फिर कुछ जगह छपा है, मुझे मालूम नहीं कि वो सही है कि गलत है, इसलिए उस बात पर जो है बहुत ज़्यादा मैं जोर नहीं दे रहा हूँ कि अगर 3 महीने में फैसला नहीं हुआ तो मान लिया जाएगा कि जो है मंजूरी मिल गई है। अब आप देखिए, कोई भी विधानसभा एक मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो की भी तो कल्पना की जाती है। कोई प्रस्ताव ऐसा पास करती है जो भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ हो, तो उसको कैसे आप 3 महीने बाद जो है मान लेंगे कि ये स्वतः मंजूर हो गया। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि इस मुद्दे पर मुझे भी क्लैरिटी नहीं है कि ये है कि नहीं, जितना पढ़ा है अभी तक। लेकिन ये संविधान का अनुच्छेद 200 और 201 जो राज्यपाल और राष्ट्रपति को अधिकार देता है, जो लीगल इम्यूनिटी देता है उनको, उसमें हस्तक्षेप है। सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकता है। अब 143 में ही एक और क्लास है, 143(3) ब्रैकेट में 3, जिसमें ये कहा गया है कि संविधान की व्याख्या के संबंध में कोई भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ करेगी। और यह संविधान पीठ नहीं थी। संविधान पीठ की जो व्यवस्था है उसमें कम से कम 5 जजेस होने चाहिए। जब यह व्यवस्था की गई थी तब सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ जो है चीफ जस्टिस के अलावा 7 जजेस होते थे। उसमें 5 लगभग 62%, 60% से ऊपर
जजेस का प्रतिनिधित्व हो, जिससे वाइडर कंसल्टेशन हो सके, अलग अलग लोगों की, जजेस की राय आ सके। आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को मिला लें तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की स्ट्रेंथ जो है, वो निर्धारित जो स्ट्रेंथ है वो 34 है। उसके हिसाब से 20 से ज़्यादा 21 जजेस की संविधान पीठ होनी चाहिए। लेकिन ये तो 5 जजेस की भी नहीं है, संविधान पीठ ही नहीं है। संविधान की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ही कर सकती है। तो इस फैसले ने इस बात का भी उल्लंघन किया, इस प्रावधान का भी संविधान के उल्लंघन किया है और संविधान को बदलने की कोशिश की है, संविधान में संशोधन करने की कोशिश की है, जो सिर्फ और सिर्फ संसद कर सकती है और किसी को यह अधिकार नहीं है। संसद जो संशोधन करती है उसकी संवैधानिकता की स्क्रूटनी जरूर सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपनी ओर से संविधान में संशोधन नहीं कर सकता है, चाहे उसको जरूरी लगे तब भी नहीं कर सकता है। भारत का संविधान बड़ा साफ साफ कहता है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं है। अब इस फैसले में फैसला देते हैं जजेस, तो जितने जजमेंट होते हैं ज़्यादातर दुनिया भर के और जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं उनका उदाहरण देते हैं, उसका उदाहरण देते हैं कि यहाँ मामले में इस फैसला देते हुए इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। इस फैसले में 2 उदाहरण दिए गए। अब किन देशों के दिए गए हैं? एक श्रीलंका, मतलब श्रीलंका का संविधान, श्रीलंका की डेमोक्रेसी, श्रीलंका का सुप्रीम कोर्ट और श्रीलंका की न्याय प्रणाली भारत से बेहतर है। ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं आप चाहें तो। दूसरा, श्रीलंका तक तो गनीमत थी। दूसरा, जिस देश की सुप्रीम कोर्ट का उदाहरण दिया गया है उसका नाम भी अब मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आप लोगों में से 99% से ज़्यादा लोगों ने नहीं सुना होगा। रिपब्लिक ऑफ किरिबाती। ये देश दुनिया के नक्शे में कहाँ है ये 100% लोग नहीं बता सकते, लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट ने उस देश के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उदाहरण दिया है संविधान में संशोधन करने की कोशिश में। अब सवाल यह है कि यह सीधे सीधे शक्तियों के टकराव का मामला है। भारत के संविधान निर्माताओं ने तीनों अंग जो हैं संविधान के, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, इनके अधिकारों का विस्तार से विभाजन किया है कि किसका क्या अधिकार होगा, और ये अपेक्षा की है कि कोई दूसरे के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेगा, इंक्रोचमेंट नहीं करेगा, अतिक्रमण नहीं करेगा। लेकिन पिछले कई सालों से देखने में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट बार बार कभी कार्यपालिका, कभी विधायिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है। दूसरा, सुनवाई के दौरान जिस तरह की टिप्पणियां आती हैं सुप्रीम कोर्ट की, जो ज़्यादातर जिनमें से उनके फैसले का हिस्सा नहीं होती, वो टिप्पणियां इस तरह की होती हैं जैसे नेता लोग भाषण करते हैं। तो ये कोरी भाषणबाजी या रेटरिक के रूप में देखा जाएगा। सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा क्यों करना चाहिए और उससे कितना बड़ा देश का नुकसान हो सकता है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है नुपुर शर्मा का मामला, जिसमें इस तरह की टिप्पणी की थी सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने, जिनमें से एक जज इस पीठ में भी है। उसका क्या नुकसान हुआ देश का, इसका आकलन मुझे लगता है आने वाले 10, 20, 50 सालों तक होता रहेगा। स्थायी रूप से नुकसान पहुंचा है इस देश की सामाजिक व्यवस्था ताने बाने को। लेकिन बात फिर लौटकर मैं इसी मुद्दे पर आ रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट को, मान लीजिए कि बाकी सब ठीक किया है, सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट में सब कुछ ठीक है, लेकिन संविधान की व्याख्या करने का अधिकार संविधान की खंडपीठ को नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो संविधान पीठ होती है, जिसमें कम से कम 5 जज होने चाहिए, उसको यह अधिकार है। तो संविधान पीठ का अधिकार 2 जजेस की बेंच ने कैसे ले लिया, ये बड़ा सवाल है और ये मुद्दा यहीं रुकने वाला नहीं है।
ऐसी खबर आ रही है कि सरकार रिव्यू के लिए जाती है, कब जाती है ये देखने की बात है। लेकिन ये मुद्दा जो है मुझे लगता है आने वाले दिनों में बड़ा विवाद का कारण बनेगा। सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से लगातार, फिर कह रहा हूँ, विधायिका और कार्यपालिका के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहा है, उनके अधिकारों में जिस तरह से अतिक्रमण कर रहा है, उसको देखते हुए समय आ गया है जुडिशियल रिफॉर्म का। अब नहीं तो कभी नहीं देश में संवैधानिक व्यवस्था चरमरा सकती है अगर जुडिशियल रिफॉर्म नहीं हुआ। जुडिशियल रिफॉर्म आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। देश के सामाजिक ताने बाने को, संरचना को, वैधानिक जो व्यवस्था है उसको बनाए रखना है, तो न्यायपालिका में सुधार की बहुत बड़ी ज़रूरत है। क्या सरकार ये विल पावर दिखा पाएगी? ज़्यादातर मामलों में सरकार ने अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई है, लेकिन क्या न्यायपालिका में सुधार के मामले में वो अपनी इच्छा शक्ति दिखा पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है जो देश का भविष्य तय करेगी। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।